दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक लगातार दबाव में बना हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं कि ये स्टॉक बहुत महंगा है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि ऑलरेडी इसका आईपीओ जो लाया गया वही ज़्यादा महंगा लाया गया है, प्रीमियम ज़्यादा है और इसीलिए इसकी इस समय जो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय यहाँ पे गिरावट हो सकती है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसको बिल्कुल कंपेयर किया जा रहा है टाटा टेक्नोलॉजी के साथ में। टाटा टेक्नोलॉजी भी लिस्टिंग बहुत ही बम्पर हुई थी, 600 रुपये का जो आईपीओ 1400 तक चला गया, लेकिन वहाँ से देखें तो जो गिरावट का माहौल बना, स्टॉक 1000 के आसपास ही पड़ा रहा और अभी भी देखें तो उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही होने वाला है? क्या ये निकट भविष्य में नीचे आएगा? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? अगर आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ को मिस कर दिया है तो अब एचडीएफसी आपके लिए मौका लेकर अब बिल्कुल वैसा ही इस वीडियो के माध्यम से उसको भी हम डिस्कस करने वाले। साथ में बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का बिजनेस कितना मजबूत है, क्या वाकई में स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा या फिर गिरावट की संभावना बनेगी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बाज़ार में तो थोड़ी सी तेज़ी ज़रूर है, लेकिन आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में मामूली सी गिरावट है। इस समय 24,943 के स्तर पर है, जहाँ पे देख सकते हो कि 0.04% की गिरावट है। गिरावट मामूली सी है और दूसरे इंडेक्स तो काफ़ी अच्छा करे, स्पेशली देखो तो मेटल इंडेक्स आज ज़बरदस्त दौड़ रहा है। तो ये जो देखो इसका भी थोड़ा सा असर यहाँ पे आपको ज़रूर देखने को मिलेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का, क्योंकि इसका सेक्टर है वो थोड़ा सा आज कमज़ोर है और ये ऑलरेडी स्टॉक तो दबाव में है ही। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने जब कह दिया कि स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा है तो अब लोगों को भी लगने लगा है, उस वजह से तेज़ी यहाँ पे रुक गई है। तो देखिए स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई है 161 पर जो क्लोजिंग थी कल की। इंट्राडे में 162 तक स्टॉक गया, नहीं हल्की सी तेज़ी बनी लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई, ऊपर के लेवल से हैवी सेलिंग शुरू हो गई और इस वजह से 158 पर स्टॉक आ गया। तो इस समय स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है। तो अब देख सकते कि लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है, 159 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1.17% की गिरावट के साथ। अब वॉल्यूम भी यहाँ पे लगातार कम हो रहा है, नहीं अभी फिलहाल इसमें बड़े फंड हाउस ना इसमें बिकवाली कर रहे हैं ना ही खरीदारी कर वेट एंड वॉच कर रहे हैं। देख दो कि लिस्टिंग के वक्त 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी एक सप्ताह पहले और कल 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम घट रहा है। तो 188 का आईपीओ के दिन जो आप देखें तेज़ी बनी, दूसरे दिन भी लगातार तेज़ी का वातावरण बना, जिसकी वजह से स्टॉक 70 रुपये का जो आईपीओ दिया गया तो स्टॉक 180 तक चला गया। काफ़ी लोगों ने ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की, कुछ लोग रह गए तो फिलहाल स्टॉक देखें उसके लेवल से नीचे है, लेकिन अभी भी देखें तो आईपीओ प्राइस से डबल से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है और इसीलिए लोगों को अभी भी मौका है। अब प्रॉब्लम इधर ये है कि 16 सितंबर को आईपीओ लिस्ट हुआ था बाज़ार में, तो आने वाले देख सकते हो 16 अक्टूबर को यहाँ पे लॉक इन पीरियड खुलेगा। तो जो एंकर इन्वेस्टर है उनके लिए लॉक इन पीरियड होता है। जो भी आईपीओ में उन्होंने निवेश किया है उसका 50% वो 30 डेज़ के बाद बाज़ार में सेल कर सकते हैं और बाकी का जो बचा है वो 90 डेज़ के लिए लॉक इन पीरियड पे रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले एक महीने में, यानी आप देखिए 16 अक्टूबर को यहाँ पे 30 डेज पूरा होने की वजह से एंकर इन्वेस्टर जो अपनी 50% की होल्डिंग है वो बेचेंगे बाज़ार में, तो भारी बिकवाली की संभावना बनेगी। अब जैसे कि शेयर की प्राइस बढ़ना भी रुक गई है और लोगों को लग रहा है कि ये स्टॉक महंगा है, तो जो एंकर इन्वेस्टर है वो भी अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही करेंगे। तो ये एक महीने के बाद जब भारी मात्रा में शेयर बाज़ार में आएंगे तो इसमें गिरावट की संभावना और हो जाएगी। यानी लॉक इन पीरियड के बाद पहले आप जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या फिर मिड टर्म इन्वेस्टर है उनको उनका इन्वेस्टमेंट डबल हो रहा है तो वो एक बार अपना प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उनको चिंता की बात नहीं है, क्योंकि फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस कंपनी का और आने वाले समय ये कई नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है निकट भविष्य में, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। फिलहाल काफ़ी समय तक स्टॉक है जो कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे सकता है और लॉक इन पीरियड खुलने के बाद हो सकता है इसमें और भी कुछ गिरावट दिखाई दे। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात की, ये स्पेशली फोकस करती है अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर। सरकार की तरफ से जो स्कीमें लाई गई प्रधानमंत्री योजना उसका भी कंपनी है जो बेनिफिट उठाती है, जिससे इनका जो पोर्टफोलियो तेज़ी से बढ़ रहा है।
तो यहाँ पे कंपनी जो पहला इनका होम लोन सेगमेंट है उसमें अगर आप देखें तो कंपनी 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक के लोन प्रोवाइड करते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जो जिनके उस वैल्यूशन के हिसाब से। और ये लोन का पीरियड 30 साल तक भी जा सकता है, ईएमआई उसके हिसाब से सेट होती है। इसके अलावा दूसरा जो इनका जो बिज़नेस है वो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी को देखो गिरवी रख के वहाँ से लोन लिया जा सकता है इनके पास से, और ये देख सकते हो कि जो मैक्सिमम है वो 5 करोड़ तक का है इनके लिए लोन। किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। तीसरा इनके लिए एक और यहाँ पे ऑप्शन है वो, और उसमें देखिए वो है बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी। यानी अगर किसी कस्टमर को बहुत महंगा होम लोन किसी ने प्रोवाइड कर दिया है, यानी उनके साथ ट्रैप हो गया है, आप देखो कि काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे कहीं से उन्होंने लोन ले लिया, तो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी वो अपने जो महंगे होम लोन को बजाज हाउसिंग फाइनेंस में शिफ्ट करके वहाँ से कुछ बेनिफिट भी ले सकते हैं। ये भी सुविधाएं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड देती है। यहाँ पे 2022 में कंपनी ने कैंपेन शुरू किया था हाउस फॉर ऑल। तो ये हाउस फॉर ऑल में देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे घर बनाने का भी इन्होंने शुरुआत की है, जिससे इनका कस्टमर बेस भी बढ़ा है। तो ये सारी बातें हैं, ये साबित करिए कि आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस फिर से बेहतर करेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अब यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में आईपीओ लाने जा रही है, तो जो लोगों को यहाँ पे मौका नहीं मिला उनके लिए फिर से एक मौका आ रहा है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ 67 गुना सब्सक्राइब हुआ था, और लिस्टिंग के बाद लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न भी मिला, 135% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। काफ़ी लोगों ने इसमें बेनिफिट लगे, सबको नहीं लगा। तो अब जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड या फिर टाटा टेक्नोलॉजी जैसे आईपीओ का अगर आप इंतजार करते हो, आपके लिए एचडीएफसी बैंक की तरफ से ये मौका आ गया है। तो देखो कि यहाँ पे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस के आईपीओ को मंजूरी मिल गई है, और कंपनी आईपीओ के तहत 2500 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी करेगी। यहाँ पे देख दो कि इस इशू का जो वैल्यूशन है 7 से 8 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की संभावना है, और ये दिसंबर तक बाजार में लिस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे एचडीबी, ये देखिए एचडीएफसी बैंक की ही एक सब्सिडीज कंपनी है जो रिटेल सेगमेंट में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे रिजर्व बैंक की तरफ से देखें तो यहाँ पे आईपीओ के लिए इनको मंजूरी मिल चुकी है। तो एचडीएफसी बैंक की यहाँ पे एचडीबी में 94.64% की हिस्सेदारी है, और यहाँ पे इसके लिए जो बैंकर्स वगैरह जो है उनको भी अपॉइंट कर लिया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका और नोमुरा जैसे विदेशी संस्थानों को शामिल कर लिया गया है। साथ में आईसीआईसी सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल और आईएफएल जैसे घरेलू कंपनियां भी इसमें शामिल हो चुकी है। तो ये एक बड़ा मौका आपके सामने फिर से आ रहा है, जिसमें पैसे डबल हो सकते हैं। अब यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बिजनेस की बात करें तो लगातार देख सकते हो कि इनका रिवेन्यू प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। 2020 में जहाँ पे रिवेन्यू 2646 करोड़ के आसपास था, वो लगातार बढ़ाते हुए 2024 में 7617 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी ये जो रिवेन्यू है वो पिछले 4-5 साल में दुगना नहीं बल्कि लगभग 3 गुना बढ़ चुका है। प्रॉफिट की बात कर ले तो 2020 में 421 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए 2024 तक 1731 करोड़ तक पहुंच गया है, और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले 2-3 सालों से ये ग्रोथ और तेज़ी से बढ़ने लगी है, और लगभग आप कह सकते हैं कि 3 से 4 गुना प्रॉफिट बना है 3-4 सालों में। तो कंपनी का बिजनेस वाकई में बहुत शानदार है। इसका ईपीएस भी बढ़ रहा है। 2020 में 1.12 रुपीज़ के आसपास था, 2021 में गिर के 0.93 रुपीज़ के आसपास आ गया था, लेकिन अब 2024 में वो 2.5 रुपीज़ तक पहुंच गया है। तो ईपीएस ज़बरदस्त बढ़ा है। तो कुल मिला के इसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। अब एक बार पिवट लेवल के माध्यम से समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 159 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 156 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बड़ी तो 152 तक जा सकता है। तो आज देख सो कि पहले सपोर्ट के आसपास ही अभी फिलहाल स्टॉक है, 2 सपोर्ट बाकी है। पॉजिटिव माहौल बना तो 165 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 169 तक जा सकता है स्टॉक। तेज़ी आगे जारी रही तो फिर 171 तक जाने की संभावना है। ऐसे में यही रहा है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो बने रह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।